हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 9th का मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग एग्जाम होने वाला है आपको पता है इस बार जो का पैटर्न है एग्जाम का पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे किस प्रकार का आप लोग मॉडल पेपर है और किस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार के आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा जिस प्रकार के मॉडल पेपर है। दोस्तों बता दूं, अभी आप लोग का मॉडल पर जारी नहीं हुआ है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही मॉडल पर आप लोग का 2023 के लिए जारी होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चंस को देख लीजिए। जैसे ही मॉडल पर आएगा मैं उसका भी सोल्यूशन लाऊंगा। लेकिन अभी जो सवाल बताऊंगा इसमें से काफी सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और मॉडल पेपर में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये भी एक दोस्तों मॉडल पेपर ही है, जैक बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर। चलिए देखते हैं साइंस का है, और अगर दोस्तों आप लोग डिमांड करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट का ले देंगे। बस आप लोग सभी को शेयर कीजिए और कमेंट करके बोलने को बोलिए कि आपको कौन सब्जेक्ट का चाहिए। इसके बाद देखिए सबसे पहला सवाल है, त्वरण का ऐसा मात्रक, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज। तो दोस्तों त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वो त्वरण का ऐसा मात्रक होता है। याद कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये वाला। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर यानी कि जो v बटा टी, ये वेग है और परिवर्तन की दर बटे टाइम। ठीक है, तो ये दोस्तों द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब इसे हम लोग कहते हैं त्वरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं। अगला सवाल दोस्तों है कि एक कार 2 घंटे में मतलब 2 आवर्स में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा किलोमीटर होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इट कार ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। तो याद रखिए औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना 100 किलोमीटर जा रहा है, तो 100 बटा कुल समय कितना है 2 घंटा। काट देना 50 से कट जाएगा, यानी 50 किलोमीटर जो होगा प्रति घंटा आपका सही उत्तर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है क्या कि 2 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। बल निकालना है ना। ये 4 नंबर सवाल देखिए, m कितना दिया है, तो सर m बराबर दे दिया है 2 केजी, तो लिख देंगे 2 केजी। और वस्तु का त्वरण जो दिया है a बराबर कितना, तो 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हमको निकालना है बल यानी f इक्वल हम लोग जानते हैं सर क्या होता है ma यानी 2, m की जगह पे 2 और a की जगह पे 5, 2 पचे 10 न्यूटन आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो दोस्तों चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर सतह पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। मतलब चंद्रमा में अगर किसी वस्तु का भार 100 न्यूटन है ना, तो उसका 1/6 गुना पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार मान लेते हैं हम 36 न्यूटन है। ठीक है, 36 न्यूटन, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, उसका 1/6 गुना यानी कि 36/6 हो जाएगा, तो 6 न्यूटन। काफी हल्का महसूस करेगा चंद्रमा में। ठीक है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण काफी कम है। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है। दोस्तों धनुष की जो तनित डोरी रहेगा उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जो ऊर्जा है उसको स्टोर किए हुए रहता है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 7, वेग को दोगुना कर दे रहे हैं तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वेग को हम क्या कर दे रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं, तो हाफ एम तो वही रहेगा, v की जगह पे 2v कर दे रहे हैं का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम और 2 का स्क्वायर 4 v स्क्वायर हो जाए। 4 को यहाँ पर हम बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाए, 4 गुने हाफ, ठीक है, एम वी स्क्वायर हो जाए आपका सही आंसर। यानी कितना गुना हो जा रहा है, बिल्कुल सही बात, 4 गुना हो जा रहा है, चौगुनी। अगला सवाल है, इनमें तरंग वेव v और तरंगदेश लेमडा और आवृत्ति में संबंध है। तो आपको बताना चाहिए v इक्वल टू होता है दोस्तों न्यू एन इंटू लेमडा, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा। याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, किलोवाट घंटा। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल देखिए क्या अगला सवाल आप लोग का। अगला सवाल 10 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का ऐसा मात्रक पूछा है। ठीक है, g का आप लोग ऐसा मात्रक क्या होता है, तो देख लीजिए g का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। देखिए मॉडल पर जितने सारे सवाल होते हैं ना, काफी सारे महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछे जाने की प्रबल संभावना भी रहती है। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। अगर दोस्तों विस्थापन शून्य, ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जी हाँ, कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्य इक्वल टू होता है बल गुने विस्थापन, एस मतलब विस्थापन। तो यही अगर 0 हो जाए तो कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 से गुना होके फाइनली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 जूल इज द राइट आंसर। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है,
तो दोस्तों जितना भारी सामान उतना अधिक जड़त्व, तो रेलगाड़ी का जड़त्व यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना क्या है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान यानी कि m और वेग यानी कि v, तो इसको बोलते हैं संवेग यानी कि मोमेंटम। ठीक है, p इक्वल m भी होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संवेग। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे क्या होती है, 14 नंबर सवाल देखिए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का, ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का प्रास क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल, ये कई बार पूछा गया, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। स्टील का जहाज पानी में नहीं डूबता, लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है। बिल्कुल सही बात है ना, स्टील का जहाज पानी में नहीं डूबता, वो भी स्टील का है, लेकिन एक कांटी डूब जाता है, तो ये किसका क्या कारण है, तो दोस्तों उत्प्लावन बल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का जो स्टील का जहाज होता है उसमें उत्प्लावन का बल कार्य करता है ऊपर की ओर, ज्यादा उत्प्लावन बल कार्य करता है, इसलिए स्टील के जो जहाज उसको डूबने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होता है। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, 17 नंबर सवाल देखिएगा। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समान होता है, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv। नेक्स्ट है तत्व का एक उदाहरण। तत्व क्या है, वायु है, पानी है, नमक है कि ऑक्सीजन है, तो बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो जो ऑक्सीजन है दोस्तों वो क्या है, तत्व है, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है O2 ऑक्सीजन। ओके, नमक का NaCl होता है, पानी का H2O होता है, और वायु में तो बहुत सारी गैसेज रहती है। एक मोल बराबर होता है, एक मोल किसके बराबर होती है दोस्तों, एक मोल आपका 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 6.02 इंटू 10⁻23 कण के बराबर होता है एक मोल। ठीक है, 20 नंबर सवाल देखिएगा, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन है, तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। कितना होता है सर, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अलग सा बोला दूंगा, उसको देख लेना, तो 2,6 हो जाएगा। प्रतीक 12C6 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए, 21 नंबर सवाल देखिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, कार्बन का द्रव्यमान संख्या होता है 12। ऊपर में जो लिखा रहता है ना दोस्तों, यहाँ पर यही द्रव्यमान संख्या होता है, यानी कि क्या 12 कितना हो जाएगा, 12 जो है वो होगा उसका द्रव्यमान संख्या, यहाँ जितना भी होगा वही द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसके परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A है और परमाणु द्रव्यमान Z है, तो परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 22 नंबर का जो होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A-Z। क्यों, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान, ध्यान से सुन लीजिए, परमाणु द्रव्यमान यानी कि Z बराबर होता है परमाणु संख्या यानी कि A प्लस यानी कि परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को n मान लेते हैं। तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो आपको 1 मिनट, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान Z है ना, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, उसमें परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन माइनस Z माइनस A होना चाहिए था 22 नंबर का यहाँ पर। तो एक बार मुझे करेक्ट कीजिए अगर कहीं पर कुछ गलती हो रहा है तो, क्योंकि तत्व का परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन संख्या मतलब परमाणु संख्या A हो गया, और न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि n मान लेते हैं, तो Z माइनस A होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो गैस होता है ना, गैस में आप लोग देखते हैं गैस इधर उधर घुमड़ता रहता है, मतलब उसमें अणुओं की ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है, 10 डिग्री तापक्रम बराबर है किसके, तो इसको केल्विन में बदलना है, तो 10 डिग्री को जब आपको केल्विन में बदलते हैं ना, तो उसको 273 से जोड़ कर देते हैं, तो 273 जोड़ कर देना, 273 केल्विन आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, तो दोस्तों मिश्रण क्या है, चांदी, हाइड्रोजन, जल की वायु। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो वायु है इसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, इसलिए 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वायु, क्योंकि ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या है, Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 8। जी हाँ, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना बाहर है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 7 17 हो जाएगा सिलेक्ट, लेकिन माइनस बोला है मतलब और इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो 7 से क्या हो जाएगा 8, बाहर में कितना हो जाएगा, संयुक्त इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा परमाणु केंद्रक। रदरफोर्ड ने क्या केंद्रक का नाभिक का खोज किया था।
0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, ठीक है। 5 मोल, मोल दे दिया, मोल को हम n मानते हैं, तो n होता है गिवन वेट m बटा एटॉमिक वेट, ठीक है। तो n कितना है 0.5, आपको द्रव्यमान निकालना है। और उसका मोलर द्रव्यमान m, एटॉमिक वेट कितना है H2O का, H2 का 2 हो जाएगा प्लस O का 16 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। तो यहाँ 18 लिख दिया, 18 को 5 से गुना कर देना, 9 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 9 ग्राम इज द राइट आंसर, 28 का बी। अगला सवाल 29 नंबर, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। 29 नंबर, विलयन क्या होगा, पॉलिस्टर, सॉरी, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह है। तो सूती का जो कपड़ा होता है कॉटन का, वो सबसे ज्यादा आरामदायक होता है गर्मी में, ठीक है। तो 29 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित मिश्रण में विलयन की पहचान करें। विलयन कौन है, मिट्टी, समुद्री जल, कोयला की वायु। तो 30 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जल है विलयन का, ठीक है। नमक का घोल रहता है ना। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो दोस्तों केनाल किरणें जो है वो आप लोग का प्रोटॉन का किरण पुंज है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आगे पूछा है कि किस तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन तथा 7 किस तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन तथा 17 प्रोटॉन है। परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो आपको अभी बोले कि प्रोटॉन परमाणु द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, 18 17 को जोड़ देना, तो 35 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और 33 नंबर देखेंगे हम लोग क्या है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। सोडियम यानी कि Na का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सर 11 होता है। 11 को कैसे लिखोगे, 2,8, 10 हो गया और 1, तो 2 8 1 होता है, 2 8 1 कौन बोला, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है। 1.8 H2O में अणुओं की संख्या निकालना है, ठीक है। तो इसका दोस्तों न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 38 का सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी 38 बोल रहे हैं, 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6.0 × 10^22, ठीक है। आपका ये अणुओं की संख्या हो जाएगी। आपका अणु निकालना की संख्या मैं अलग से बता दूंगा, देख लेना। आत्महत्या का थैला कहता है दोस्तों, बायोलॉजी में आ जाएंगे हम लोग। आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। 35 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ट्रैकेट्स पाए जाते हैं। 37 नंबर सवाल, ट्रैकेट्स किस में पाया जाता है, तो ये जाइलम में पाया जाता है ट्रैकेट्स, ठीक है। 37 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर, मलेरिया का रोगवाहक है। मलेरिया का रोगवाहक क्या है, तो ये मादा एनोफिलिस मच्छर यानी कि मच्छर ही है। 38 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 39 में देखिए ओजोन गैस पाई जाती है कहाँ पर, तो क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में कि बाह्य मंडल में। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समताप मंडल में दोस्तों ओजोन पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में देखिए, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो 40 का सही उत्तर दोस्तों हो जाए आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैव रसायन। पौधे जो संश्लेषित करते हैं, जो देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैव रसायन बोलते हैं। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, यानी कि जस्ता। जस्ता को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। 42 नंबर, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, तो दोस्तों प्रमुख पादप और जंतु कोशिका में, तो ये एक मिनट, पादप स्वपोषी पोषण है, जंतु परपोषी पोषण है ना, पर तो ये पोषण संबंधी हो जाएगा 42 का ये सही हो जाएगा। 43 में मेढक क्या है। 43 में देखिए मेढक क्या है, एक उभयचर है, सरीसृप है, कृमि है, ऑर्थोप्रॉड है। तो मेढक दोस्तों एक उभयचर है। अगला सवाल है दोस्तों कि विश्व व्यापी बीमारी है, ठीक है। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एड्स जो है दोस्तों विश्वव्यापी बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्या है, हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग की हैजा। तो 45 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हैजा दोस्तों एक संक्रामक रोग है। ओजोन क्या है, ओजोन द्रव, वाष्प, ठोस की गैस है। दोस्तों आपको पता है ओजोन गैस है, जी हाँ, ऑक्सीजन गैस से ही बनता है ओजोन। ईडीबी क्या है दोस्तों, ईडीबी धूमक है, यानी कि 47 का जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 48 में, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक बलय बनते हैं। वार्षिक बलय मतलब कि आप लोग देखे होंगे, ये पेड़ है, इस प्रकार की छाल बन जाता है, तो कौन सा उत्तक के कारण वो छाल बनता है। 48 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो होता है दृढ़ उत्तक। आप लोग देखे होंगे कितना दृढ़ होता है, कितना शक्तिशाली होता है ना वो छाल, कितना सख्त हार्ड होता है। 49 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता पाई जाती है। बहुत आसान सा है, 78% होता है। और पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इसका सही उत्तर होगा कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली कोशिका को कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये था दोस्तों आप लोगों का
साइंस का मॉडल पर अगर आप लोग दूसरा किसी का चाहते हैं तो कमेंट करके बोलिए, मैं उसका भी बना दूंगा, क्योंकि इससे आप लोग एग्जाम के पैटर्न का भी पता चलेगा और एग्जाम की तैयारी भी होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतने सारे 9th वाले विद्यार्थी, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को याद देख सके और अपनी कमेंट करके बता सके किसको क्या चाहिए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।